हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वेक्टर अलजेब्रा का एक नया टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। दो को वेक्टर क्वांटिटीज का वेक्टर प्रोडक्ट हम बात कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, टू वेक्टर्स। तो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है कि कौन सा टॉपिक, दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट आप लोगों को मैंने पहले से ही पढ़ाया था। आज हम लोग नया चीज़, मतलब आगे का टॉपिक है कह सकते हो कि मैंने आप लोगों को थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कराता हूँ क्या चीज़ हमने डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम प्रोडक्ट करेंगे तो उनकी प्रोडक्ट स्केलर भी आ सकती है और उनका प्रोडक्ट वेक्टर भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम जब प्रोडक्ट करते हैं, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को प्रोडक्ट करते हैं तो एक नया वेक्टर आता है, नया वेक्टर क्वांटिटीज़ आता है। ये बात को आप लोग बहुत ध्यान से सुनो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को, जैसे मैंने आप लोगों को एक बार मैं फिर से रिमाइंड कराता हूँ, जैसे हम फोर्स को फोर्स के साथ ऐड करेंगे तो फोर्स आता है, फोर्स को फोर्स के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक नया फोर्स की क्वांटिटी मिलेगी, नया फोर्स वेक्टर मिलेगा। प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो एक नया वेक्टर क्वांटिटीज होता है, चाहे वो स्केलर प्रोडक्ट हो और चाहे वो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट हो। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसे हम लोग। आप लोग ध्यान से समझना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस से रिप्रेजेंट होता है इसीलिए हम लोग इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसका जो वैल्यू होता है आप लोग समझना, ये होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप। इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पार्ट क्या आता है कि ए क्या है यहाँ पर। तो ए जो है वेक्टर ए का मॉड है, मैग्नीट्यूड। बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, मॉड जिसे हम लोग बोलते हैं। और थीटा क्या है, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल। इसमें एन कैप जो है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में हमें डिटेल में समझना जरूरी है। अभी हम इस पर थोड़े से बाद में आएंगे। पहले आप लोगों को मैं फिर से रिमाइंड कराता हूँ, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ये बच्चों मैग्नीट्यूड है, ए बी साइन थीटा। ये एन कैप क्या है, एन कैप उनके क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन को बता रहा है। उन दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है, एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, उस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन एन कैप बता रहा है। और मैंने आप लोगों को बोला था, टोपी जो पहने रहेगा समझ लेना वो यूनिट वेक्टर है, एन कैप। तो एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बता रहा है। होता क्या है डायरेक्शन इसका, एन कैप का डायरेक्शन किधर होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एन कैप जो होता है वो ए एंड बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, दोनों के परपेंडिकुलर होता है। दोनों के परपेंडिकुलर होता है मतलब इसका मतलब हुआ कि हम लोग इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अभी हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से हम लोग निकालते हैं इसका डायरेक्शन। तो यहाँ पर एन कैप क्या बता रहा है, एन कैप हमें डायरेक्शन बता रहा है उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का। तो एन कैप बोलते हैं बच्चों यहाँ पर। अब हम थोड़ा सा एन कैप के बारे में थोड़ा सा कुछ और बातें बताते हैं कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं एन कैप से, मतलब एन कैप की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे या इनके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे। तो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जैसे मान लो हमारे पास ये है वेक्टर ए, ये है हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है और इनके बीच का एंगल मान लेता हूँ थीटा है। तो जब हम ए क्रॉस बी करते हैं तो राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, स्क्रू रूल भी है, राइट हैंड थंब रूल है। रूल तो बहुत सारे हैं लेकिन हमें एक मैटर एक ही करता है कि एक आना चाहिए, बात खत्म। एक रूल जानते हो आप अच्छे से, उसे समझ लो, बाकी सब चीज़ें जितना भी डायरेक्शन निकालना है, जिसका भी डायरेक्शन निकालना है आप उससे निकाल सकते हो। तो जैसे आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड का फिंगर को ओपन करना है वेक्टर ए, पहले वेक्टर के डायरेक्शन में। जब आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हो, जब आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हो तो आपको याद रखना है ये है हमारा पहला वेक्टर और ये है हमारा दूसरा वेक्टर। तो आपको पहले वेक्टर के डायरेक्शन में फिंगर को ओपन करना है और फिंगर को कर्ल करना है, घुमाना है दूसरे वाले वेक्टर के डायरेक्शन में। ए से बी की ओर घुमाना है, ए से बी की ओर घुमाओगे, थंब का डायरेक्शन जो आएगा, थंब का जो डायरेक्शन आएगा वो हमें वेक्टर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताएगा। वो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को हमें बताएगा, सॉरी गाइस। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। वेक्टर ए के डायरेक्शन में फिंगर को ओपन करेंगे, बी के डायरेक्शन में टर्न करेंगे, थंब का डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर है याद रखना है,
थंब और फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, फिंगर्स हैं ये और ये थंब है मानो, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो हम क्या करते हैं, हम वेक्टर ए के डायरेक्शन में अपना फिंगर को ओपन करेंगे और टर्न करेंगे, कर्ल करेंगे बी के डायरेक्शन में, और जो थंब का डायरेक्शन आएगा वो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को बताएगा। लेकिन अगर हमें मान लो बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं, बी क्रॉस ए, तो जब बी क्रॉस ए का डायरेक्शन निकालोगे तो क्या होगा, अब आपको फिंगर को ओपन करना पड़ेगा बी के डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा पहला वेक्टर है बी, बी हमारा पहला वेक्टर है, तो हम फिंगर को ओपन करेंगे बी के डायरेक्शन में और कर्ल करेंगे ए के डायरेक्शन में, पहले से दूसरे की तरफ। ठीक है, फिंगर को ओपन करना है बी के डायरेक्शन में और टर्न करना है ए के डायरेक्शन में। थंब का डायरेक्शन वाइड, ये जो स्क्रीन है ना इसके अंदर की ओर आ रही है, इस स्क्रीन के अंदर की ओर आ रही है, अंदर की ओर। तो ये वाला जो है, मतलब अगर हम बोलें कि ये के कैप है ना, जैसे के कैप मतलब होता है जेड डायरेक्शन में, तो अंदर वाला जो है वो माइनस के को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एन कैप हमें क्या बताता है, इन दोनों के, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और वो डायरेक्शन को हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। तो जब भी आपको कभी भी डायरेक्शन के बारे में सोचना हो क्रॉस प्रोडक्ट के, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को राइट हैंड थंब रूल लगाना पड़ेगा। क्वाइट सिंपल, वो बहुत सिंपल है। आपको फिंगर को ओपन करना पहले वेक्टर के डायरेक्शन में और कर्ल करना है सेकंड के डायरेक्शन में। थंब का डायरेक्शन हमें उनके क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन को बताएगा। तो ये तो हो गया हमारी पहली बात कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप बोलोगे ए क्रॉस बी का मॉड कितना है, तो आप बोलोगे ए बी साइन थीटा। तो ये जो है बच्चों, ये वाला पॉइंट ए बी साइन थीटा, ये उसके मैग्नीट्यूड को बता रहा है। तो हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि एक वेक्टर होता है, वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये रहा उसका मैग्नीट्यूड और ये रहा उसका डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर के बारे में आप लोग हमेशा ध्यान रखना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, और वो वेक्टर क्वांटिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा से निकालोगे, एन कैप से डायरेक्शन आप निकालोगे। अब अगर मान लो आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है इस रूल से, क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से, तो हम कह सकते हैं एन कैप ऐसे भी लिख सकते हैं, एन कैप इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस बी, ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो आप लोग देखो, एक बार मैं आप लोगों को रिमाइंड कराता हूँ, ए क्रॉस बी, ये जो ए क्रॉस बी है ये एक वेक्टर है, नया वेक्टर है, और ए क्रॉस बी का मॉड ये मैग्नीट्यूड है उसका। तो जब भी किसी वेक्टर को, ये एक नया वेक्टर है, याद रखना है कि ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर है, और उसका मैग्नीट्यूड से अगर हम उसको डिवाइड कर देना तो हमें एन कैप मिलता है। तो जब भी आप लोगों से बोला जाए कि आप एक ऐसा वेक्टर निकालो जो ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो आप हमेशा क्या फाइंड करोगे, एन कैप। ये बात को आप लोग गांठ बांध लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों। क्या करना है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी आपसे बोला जाए ए और बी के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालो, दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो आपको समझ लेना एन कैप निकाल सकते हो आप। एन कैप ऐसा वेक्टर होता है जो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो एन कैप बहुत ज़रूरी है, निकालना आना चाहिए सबको, क्योंकि ये हम बहुत जगह यूज़ भी करने वाले हैं। ठीक है, एक आता है, अभी हम लोग एक टॉपिक समझेंगे थोड़ा सा, अभी तो सिलेबस से, सीबीएसई के सिलेबस से रिड्यूस्ड है, जिसे हम लोग कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होता है, लेकिन हम लोग मेनली अभी हम फोकस करेंगे एनडीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे बाद में, नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अभी आप लोगों को हमारा टारगेट था ए क्रॉस बी, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का टारगेट था। तो हम लोगों ने ये सीखा। पहला चीज़ एक बार मैं बताता हूँ कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, मॉड और डायरेक्शन। एन कैप परपेंडिकुलर होता है किसके, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। आप मॉड निकालना चाहते हो तो ए बी साइन थीटा, और एन कैप जो है उसके डायरेक्शन को बताएगा। कैसे निकालोगे आप, ए क्रॉस बी को उसी के मॉड से डिवाइड करके आप लोग उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ के बारे में पहले तो एक छोटी सी ज्योमेट्रिकल मीनिंग एक चीज़ होती है, हम लोग आप लोगों को स्केलर प्रोडक्ट में भी बताया था मैंने, मैं यहाँ पर भी आप लोगों को बताता हूँ ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकली
आप लोगों को मैं थोड़ा सा ऐसा डायरेक्ट, अभी हम लोग रिजल्ट की बात करेंगे क्योंकि हमें एनडीए के क्वेश्चंस करने हैं, तो हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करके आगे बढ़ देंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, प्रूव नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना अभी में। आप लोगों को ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी का मॉड, जैसे मान लो हमारा ये एक पैरेललोग्राम, मान लो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ये है वेक्टर ए और ये है पैरेललोग्राम का वेक्टर बी, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज़ सोच के मुझे बताना कि इस पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं पहले हम लोग। ये पैरेललोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, तो ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी। तो ये दोनों एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम की। वेक्टर ए पैरेललोग्राम का एक साइड है, वेक्टर बी पैरेललोग्राम का दूसरा साइड है। दो एडजेसेंट साइड हैं पैरेललोग्राम के। अगर मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड हों तो हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट का जब मॉड निकालेंगे ना, क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड, ये क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम का नाम भी रख सकते हैं चाहे तो हम लोग PQRS। तो इस एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का, PQRS का, इस पैरेललोग्राम का एरिया मिलेगा। ये एक पैरेललोग्राम है, मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये एक पैरेललोग्राम है, तो याद रखना है ए क्रॉस बी, अगर दोनों वेक्टर पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड हों तो हम उनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड निकाल दें तो हमें उसका एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मिल जाता है। अगर मान लो ये दोनों एडजेसेंट साइड हो ट्रायंगल के, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और इनसे बन रहा है एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है ट्रायंगल के दो साइड्स हैं, इसमें तो हर साइड एक दूसरे के एडजेसेंट है, ये इसके एडजेसेंट है, ये इसके एडजेसेंट है, ये इसके एडजेसेंट है, तो अब ये सी बात है, इसमें एडजेसेंट वर्ड लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर लगाने की जरूरत थी। तो अब भी ए क्रॉस बी का अगर हम मॉड निकाल के आधा कर दें, इसका भी नाम रख लो चाहे तो, ABC अवेलेबल है तो हम लोग इसका PQR, इसको भी रखो PQR। अरे ABC हम लोग ऑलरेडी मान रखे भाई, ABC ऑलरेडी, AB तो ऑलरेडी है तो हमें PQR मानना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब जो भी ट्रायंगल है PQR, अगर आपको इसका एरिया निकालना तो आप क्या करोगे, हाफ A क्रॉस B निकालोगे, हाफ A क्रॉस B, मतलब A क्रॉस B इन दोनों की, याद रखना ये इनके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पॉइंट P और पॉइंट Q का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो कई बार ऐसा होता है ना, क्वेश्चन अभी हम लोग आगे आएंगे करेंगे हम लोग कि डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर पता होता है, P का पोजीशन वेक्टर, Q का पोजीशन वेक्टर, तो हम उसमें पहले क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं PQ का, ये फिर PR का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं, मतलब PQ और PR। ऐसा नहीं कर सकते, ध्यान से एक बात आप लोग समझ लेना, ऐसा भी नहीं कर सकते QP ले लें, RP ले लें, ऐसा नहीं होता। PQ PR या QP QR, या आप ले सकते हो RQ RP। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर मान लो मैं PQR के टर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, हाफ वेक्टर PQ क्रॉस वेक्टर PR, और ये सेम एरिया देगा, ये भी सेम एरिया देगा, हाफ, और यहां पर आ जाएगा, आप लोग देखना मैं QP लिख रहा हूं, तो मैं अगर QP लिखता हूं तो दूसरा लिखूंगा QR, ये भी वही एरिया, सेम एरिया देगा ट्रायंगल का। और अगर मैं यहाँ पर एक साइड, इस साइड हम लोग लिख रहे हैं, अगर हम इसे ऐसा लिख दें, R से लिखें, हम लोग लिखें RP, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा RQ। तो ध्यान रखना है मॉड में, सॉरी गाइस, मॉड ये तीनों के तीनों चीजें ट्रायंगल का एरिया बताएंगे, ये तीनों के तीनों चीजें ट्रायंगल का एरिया बताएंगी। अच्छा, वैल्यू अलग अलग नहीं आएगी, हम चाहे अब, लेकिन हाँ एक चीज आपको बात ध्यान रखनी है, जब मैं QP लिख रहा हूं तो QR लिख रहा हूं, जब मैं PQ लिख रहा हूं तो PR लिख रहा हूं। तो मतलब हमारा इनिशियल पॉइंट, याद रखना इनिशियल पॉइंट फिक्स है, तो यहां से यहां तक का वेक्टर PQ और ये वाला वेक्टर हमारा PR। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं PQ इंटू PQ क्रॉस PR, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं QP QR, या हम लिखें RP RQ। हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको हमेशा इसी टाइप का प्रोडक्ट करना है, तभी आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल का प्रॉपर वैल्यू सही से मिल पाएगी। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते वक्त ट्रायंगल का एरिया ऐसे निकालोगे। एक छोटा सा और फार्मूला बताऊंगा, इन दोनों फार्मूलाज को अपने कॉपी पर जरूर लिख लीजिएगा, याद रखिए इनको हमेशा के लिए, आपके काम आता रहेगा हमेशा। अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कई बार डायगोनल पता रहेगा, पैरेललोग्राम का डायगोनल,
तो यहाँ पर जैसे मतलब ये मान लो पैरेललोग्राम है, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये पैरेललोग्राम है और इसके डायगोनल पता है हमें D1 D2, ये डायगोनल्स हैं D1 D2। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालना हो, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हाफ पहला वाला डायगोनल D1 क्रॉस D2। ये बात ध्यान रखना। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम के दो फार्मूलाज हो गए हमारे पास। एक फार्मूला हो गया जिसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, साइड, एडजेसेंट साइड यूज़ करके निकाल सकते हैं अगर एडजेसेंट साइड पता है तो। और अगर हमें डायगोनल दिया गया, दोनों डायगोनल दे दिए, तो हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा के भी एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। आप लोगों को इस बात का बहुत ध्यान रखना है। तो ये हो गया, पहले तो जनरली मतलब वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। और फिर हमने बात किया कि भाई पैरेललोग्राम का एरिया निकालने में भी ये ज्योमेट्रिकली हमारी हेल्प कर देता है, ट्रायंगल का भी एरिया निकालने में ज्योमेट्रिकली हमारी हेल्प कर देता है, मतलब ज्योमेट्रिकली हमारी एक दो चीज़ों में हेल्प कर देता है, काफ़ी ईजी हो जाता है इनसे सॉल्व करना क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये हो गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल और एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालने का तरीका। अब हम बात करते हैं बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप लोगों को पहली प्रॉपर्टीज ये ध्यान रखना है कि A क्रॉस B इज नॉट इज इक्वल टू B क्रॉस A। कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो नहीं करता, मतलब याद रखना है A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता। मैग्नीट्यूड इक्वल होती है, एक बात मैं आप लोग को बता दूं, मैग्नीट्यूड इक्वल होती है, डायरेक्शन नहीं। तो आंसर है A क्रॉस B का डायरेक्शन अगर आपका मान लो आउटवर्ड आ रहा है, बाहर की ओर, तो B क्रॉस A का डायरेक्शन इनवर्ड आएगा, डायरेक्शन बदल जाता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं एंटी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो मतलब A क्रॉस B इक्वल होता है माइनस B क्रॉस A के। A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता, ये हम नहीं लिख सकते, लेकिन A क्रॉस B के जगह पे माइनस B क्रॉस A लिख सकते हैं। कई जगह पर हम मैथमेटिकली ये कॉन्सेप्ट लगा रहे होंगे तो हम डायरेक्ट फार्मूला में यह रख देंगे कि A क्रॉस B होगा तो वहाँ पर माइनस B क्रॉस A रख देंगे, या B क्रॉस A होगा उसके जगह माइनस A क्रॉस B रख देंगे। हम A क्रॉस B की जगह माइनस B क्रॉस A रख सकते हैं और B क्रॉस A के जगह पे माइनस A क्रॉस B रख सकते हैं। तो आपको इस बात को बात बना लेनी है कि फॉलो करता है एंटी कम्यूटेटिव लॉ, एंटी कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है। ये हो गया हमारा एंटी कम्यूटेटिव। तो वेक्टर प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी बच्चों, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फॉलो करता है, जैसे मान लो A क्रॉस है और वेक्टर B प्लस C, एडिटिविटी पर, मान लो एडिटिव रूल पर, एडिटिव पर ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन पर भी फॉलो करता है, अभी हम आएंगे उस पर। तो A क्रॉस B प्लस C इज इक्वल टू क्या होगा, हम इसके जगह पर लिखेंगे A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। अच्छा, इसी को मैं एक और तरीका लिखूंगा, आप लोग उस बात को समझना कि अगर मैं इसे ऐसा लिखा होता तो ये दोनों सेम नहीं है। जैसे मान लो ये हमारा ऐसा होता कि इसे हम लोग लिख देते A क्रॉस A प्लस B क्रॉस C लिखता। तो अब आपको ध्यान रखना है, जो पहले है वो पहले आएगा, जो बाद में है वो बाद में आएगा। ऑर्डर नहीं बदल सकते, यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें ऑर्डर नहीं बदल सकते। प्रोडक्ट में, वो जनरल प्रोडक्ट में, स्केलर प्रोडक्ट में हम ऑर्डर बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर आता प्रोडक्ट क्या, ये लिखेंगे A क्रॉस C और यहाँ पर लिखेंगे B क्रॉस C। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर नहीं बदलता बच्चों, और इसे हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। तो आप लोगों को देखो, अगर B प्लस C पहले होता, मान लो इसे ऐसा लिखते हैं हम लोग, वेक्टर B वेक्टर C पहले होता और A बाद में होता, तब अभी भी देखो प्रोडक्ट अलग आएगा। आप लोगों को लग रहा होगा भाई यार ये कैसे प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पर आप लोगों को वैल्यू ध्यान रखना है कि हमने अंदर भेजा है, तो कहने का सेंस ऑर्डर में वही रहेगा। ऑर्डर यहाँ पर जैसे अब क्या होगा, आप लोग देखो और रिलेट करो पहले वाले के साथ, इस वाले के साथ रिलेट करो इस वाले को। अब रिलेट करो, क्या क्या दोनों सेम आते हैं, तो आंसर है नहीं। जबकि आप लोग देखो एंटी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा B क्रॉस A, उल्टा आएगा उसका, B क्रॉस A प्लस C क्रॉस A, ये है।
उसी का जस्ट आप लोग देखो एंटी आ रहा है, एंटी कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है। यहाँ पर एक बात ये भी प्रूव हो रही है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी कि एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, कई जगह पर हम ये रूल लगाएंगे, लेकिन ऑर्डर का आप लोगों को बाकायदा इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑर्डर का सब लोग इसका ध्यान रखेंगे। चलो ठीक है, अब अगले पॉइंट पर हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये होता है कि अभी हम लोग थोड़ा सा ये समझते हैं कि किसी वेक्टर को खुद के साथ प्रोडक्ट करने पर क्या होता है। व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, तो ए क्रॉस ए क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, इसका क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा आप लोग देखना, पहले का मॉड ए मान लो, दूसरे का मॉड ए मान लो, और उनके बीच का एंगल मान लोगे 0 डिग्री। तो आप लोगों को पता है 0, कोई वेक्टर खुद के साथ 0 डिग्री बनाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा एन कैप। तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 0 के साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा ये 0 वेक्टर। 0 वेक्टर क्यों लगा रहे हो आप लोग को रीज़न समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर का प्रोडक्ट का अगर हम कर रहे हैं तो हमें एक इस वेक्टर में मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पर 0 नहीं बोलते, 0 एक स्केलर टर्म आ जाता है, 0 वेक्टर बोल देते हैं, जिसका कोई भी रैंडम डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। थोड़ा सा हम लोग ऑर्थोगोनल के प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं। आप लोग मुझे बताना, सब लोग सोचना इसे मेरे साथ कि क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अगर मान लो हम आई क्रॉस आई करें, किसी वेक्टर का खुद के साथ प्रोडक्ट अभी आपने देखा 0 आता है, तो यहाँ पर भी आई क्रॉस आई 0 आता है, जे क्रॉस जे भी 0 आता है, और के क्रॉस के भी 0 आता है। आई क्रॉस जे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 आता है। किसी वेक्टर का खुद के साथ प्रोडक्ट क्या होता है, 0 वेक्टर बोल दो, 0 बोलो। अभी मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बोले तो 0 बोल सकते हैं। अगर हम लोग बोले आई क्रॉस जे क्या होगा, तो आप लोगों को पता है दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। और अब हम आई क्रॉस जे का डायरेक्शन अगर निकालें, मतलब आई क्रॉस जे का डायरेक्शन निकालें, तो मान लो ये आई मतलब एक्स एक्सिस है, ऊपर वाला वाई एक्सिस है, और हम थंब फिंगर को टर्न करेंगे, थंब का डायरेक्शन आउटवर्ड आ रहा है के डायरेक्शन में, तो आई क्रॉस जे यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू आपका 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो के क्या। और ऐसे ही अगर आप जे क्रॉस के निकालोगे तो वो आ जाएगा आई कैप, और के क्रॉस आई निकालोगे तो वो आ जाएगा जे कैप। अगर ऑर्डर बदल दिए, एंटी कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है, पता ही आप लोगों को, जे क्रॉस आई क्या होगा माइनस के कैप, के क्रॉस जे क्या होगा माइनस आई कैप, और आई क्रॉस के क्या होगा, आई क्रॉस के हमारा क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है माइनस जे कैप। एंटी कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है, तो हम डायरेक्ट ऐसे वैल्यू लिख सकते हैं। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के ये वेक्टर प्रोडक्ट्स हैं। मुझे लगता है कि सारे लोगों को ये पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वेक्टर प्रोडक्ट अगर किसी को समझना है, 3 छोटी छोटी बातों को आपको समझना पड़ेगा। एक हम एग्जाम्पल भी लास्ट में रखेंगे, फिर उसके बाद हम टॉपिक ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में आएंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम एक लास्ट टॉपिक इसमें को रिलेट करता हूँ, आप लोग उसको देखना। अगर मान लो हमें वेक्टर ए दे दिया गया है 3i कैप 5j कैप माइनस 2k कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया गया है -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अगर मान लो हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हुआ, ए क्रॉस बी निकालना हुआ, तो हम कैसे निकालेंगे। एक मेथड होता है डिटरमिनेंट मेथड, हम लोग वही मेनली यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो हम लोग वही यूज़ करेंगे। तो आप लोग देखना क्या करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप, 3 क्रॉस 3 का एक डिटरमिनेंट बनाने वाले। तो 3 5 -2 -1 1 1। कुछ बच्चे हो सकता है क्लास 11 के हों, वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा कुछ चीज़ समझा दूँ। बाकी जो 12th में उन्होंने पढ़ा होगा डिटरमिनेंट में आप लोग ये कॉन्सेप्ट सॉल्व करना सीखे हो, तो आप लोग के लिए आसान है। 11th वाले बच्चों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फिर से क्या करते हैं, पहले सबसे पहले आई का एक्सपेंशन करते हैं। आई के लिए मतलब A11 का एक्सपेंशन करेंगे, तो यहाँ पर आता है आई कैप बच्चों। जब आई की वैल्यू लिखेंगे हम लोग, तो आई की वैल्यू छोड़ देंगे, ये वाला रो और ये वाले कॉलम को हम छोड़ देते हैं। मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, जैसे आप लोगों ने एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखा एक्स वाई की वैल्यू निकालने वाला, तो वही है। इसका इसके साथ प्रोडक्ट करोगे, इसका इसके साथ, और बीच में माइनस आएगा।
तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5, क्या आ जाएगा 5 1 जा 5 माइनस माइनस रूल के अकॉर्डिंग बीच में माइनस आता है, 2 1 जा 2 -2, ये -2 तो इसका है और रूल के अकॉर्डिंग बीच में माइनस आता है तो वो माइनस ऐसे लगा हुआ है। आई प्लस में लिखा जाता है, पहला आई प्लस दूसरा माइनस। जो लोग 12th वाले हैं उनको समझ में आ गया कि ये माइनस जे क्यों लिखा जा रहा है। माइनर को फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। माइनर को फैक्टर वाले कॉन्सेप्ट में हम समझ पाते हैं कि A12 जो है नेगेटिव होता है। आप लोग एक बार उसको देखना, मतलब मैट्रिसेस वाला कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना। A12 नेगेटिव होता है तो माइनस जे क्या। अब हमारा यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर वैल्यू आएगी जे की, पूरा ये रो छोड़ दो, मतलब सॉरी ये कॉलम पूरा छोड़ दो, जे का कॉलम छोड़ दो, जे का पूरा रो छोड़ दो। तो अब क्या वैल्यू मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 3 1 जा 3 माइनस, रूल के अकॉर्डिंग माइनस आता है ध्यान रखना, 2 1 जा 2, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, अब ये आ गया 2, और फिर लिखेंगे हम प्लस। पहला माइनस, जो 11th वाले बच्चे हैं वो ऐसे याद रख सकते हैं, पहला प्लस होता है, सॉरी पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है और तीसरा हमारा प्लस होता है। तो प्लस माइनस प्लस। अगर आप पहले रो के लॉन्ग एक्सपेंशन कर रहे हो तब तो के का आएगा, के की वैल्यू छोड़ दो पूरा, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, अब माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 जा 5 आता है, -5 आएगा यहाँ पर। और इसे सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा बच्चों, आप लोगों के लिए मैं बहुत आराम से एक्सपेंड कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 + 2, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मत समझ लेना गलती से, और यहाँ पर आ जाएगा j, और यहाँ पर आ जाएगा 3 - 2, अभी डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं लेकिन अगले स्टेप में घटा लेंगे, और k कैप, और यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस प्लस 5, और यहाँ पर फाइनल आंसर कितना आ गया हमारा, प्रोडक्ट आ गया 7i कैप - j कैप, और यहाँ पर आ गया 5 3 8 k कैप। तो ये है a क्रॉस b की वैल्यू। तो जब भी आपसे a क्रॉस b का वैल्यू पूछा जाएगा तो आप लोग a क्रॉस b की वैल्यू ऐसे निकालोगे, 7i कैप -j कैप + 8k कैप। यहाँ पर वैल्यू आ रही हमारी वाली, लेकिन आप प्रोडक्ट करने का डिटरमिनेंट मेथड्स जरूर देखो, और आप 1-2 क्वेश्चन अभी हम आगे वाले लेक्चर में भी लेने वाले हैं, समझ न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग का सेशन, ये एक लेक्चर के बाद कॉन्टिन्यूसली न्यूमेरिकल का सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो केवल हम लोग उसमें क्या कर रहे होंगे, मतलब अलग अलग एनडीए के ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। मतलब पहले 2006 के जितने भी वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको करेंगे। फिर हम लोग अगला टॉपिक हम लोग लेंगे कि 2007 का जितना भी अलग अलग ईयर में पूछा, मतलब 2007 में जो अलग अलग क्वेश्चंस पूछा गया होगा वेक्टर से, उसको डिस्कस करेंगे। फिर 2008 का, ऐसे एक एक क्वेश्चन हम लोग एक एक ईयर का क्वेश्चन मतलब लेकर के सारे क्वेश्चन वेक्टर के हम पहले देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर a क्रॉस b का मॉड भी निकालना हो तो आप लोगों को मैं यहीं पर सिखा दे रहा हूँ इसी पार्ट में। a क्रॉस b का मॉड निकालना हो तो मॉड हम लोग निकालेंगे अंडर रूट के अंदर, पहला कंपोनेंट x वाला कंपोनेंट 7 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 49 + 1 + 64। ठीक है, ये हो गया 50, और 50 और ये आ जाएगा हमारा कितना, 50 और 64 ऐड करेंगे हम लोग अगर, तो आ जाएगा 6 5 11 1 1 14। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 और ये 1 1 14 यूनिट। और अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो a क्रॉस b का, अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो, परपेंडिकुलर वेक्टर वो बताना हो जो n कैप की बात कर रहा था मैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी वैल्यू को a क्रॉस b की वैल्यू को इसी मॉड से डिवाइड कर देना, आपको n कैप के बारे में पता चल जाएगा। और वो n कैप, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, n कैप वो a के और b के दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो ये बात थी हमारी किसके बारे में, वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, मतलब 2 वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट और 2 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हमने उसके पहले डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या टॉपिक लेने वाले हैं, 2 मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब उसमें क्या होगा, 3 वेक्टर अलग अलग क्वांटिटीज होंगे। और मेनली अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि 3 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट, तो ये हम लोग उसे बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सिंपली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में यही डिस्कस करने वाले हैं। चलो, मुझे लगता है आपको ये टॉपिक समझ में आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप वीडियो को दोबारा देखो, और आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि कौन सी पॉइंट में आपको कन्फ्यूज़न हुई है।
अगर हमारे पास टाइम मैं टाइम निकाल पाऊंगा तो मैं आप लोगों को उसका क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू गाइज, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।